Let us start the exercise of this chapter. Select the correct answer जी. Which gas has the highest percentage in air? किस गैस की परसेंटेज ज्यादा हवा में? N2. Lowest temperature in the stratosphere is, ट्रोपो में क्या था लोवेस्ट? -55. और स्ट्रेटोस्फीयर में लोवेस्ट -55 होगा. -55 से 5 तक राइज करता है, याद है? -5 तक तो लोवेस्ट ही है -55. विच इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर एसिड रेन? बोथ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड्स. विच इज रेडिश ब्राउन गैस? NO2 SO2 O3. दिस इज NO2. ट्रोपोस्फीयर एक्सटेंड्स अप टू, ट्रोपोस्फीयर 12 किलोमीटर तक, याद है? 0 से 12 किलोमीटर तक, ठीक है. स्ट्रेटोस्फीयर फ्रॉम 12 to 50 extends to 50 kilometers. Ozone layer is found in the stratosphere. In the stratosphere, most air pollution is caused by the ozone, acid rain, carbon monoxide, the burning of fossil fuels. किससे? Which layer is closest to the earth? कौन सी लेयर जमीन के करीब होती है? हम किस में रहते हैं? थर्मोस्फेयर में. चलना है. लास्ट लेयर होती है थर्मोस्फेयर. हाँ, वी आर इन द ट्रोपोस्फेयर. उसके बाद स्ट्रेटो, उसके बाद फिर मेसो एंड देन आपकी थर्मोस्फेयर. द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज द थर्मोस्फेयर. याद है? गिव शॉर्ट आंसर्स. लिस्ट 2 मेन सोर्सेज ऑफ एसिड रेन. यू कैन राइट हियर टॉपिक वाइज डेफिनेशन, सोर्सेज, और फिर समझ आया नहीं है? हाउ दे प्रोड्यूस द एसिड रेन, उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन. क्लियर हुआ? लिस्ट 2 मेन सोर्सेज ऑफ एसिड रेन. लिस्ट 4 ह्यूमन एक्टिविटीज व्हिच कंट्रीब्यूट टू द एयर पोल्यूशन. तो कालने के 4 इंसानी सरगर्मियां लिखें जो, तो मैंने आपको पीछे इसके वजूहात बताई थी. इंसानी सरगर्मियां याद है? मैंने कहा था कुछ नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स हैं और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हैं. बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरो, याद है? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थे, और क्या था? द नेचुरल सोर्सेज ये थे, वॉल्केनोज थे, फॉरेस्ट फायर्स थी, डस्ट स्टॉर्म्स थे, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस, टर्माइट्स एंड कॉज, ये नेचुरल थे. और ह्यूमन एक्टिविटीज क्या थी? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स थे, फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट बर्निंग कोल एंड फॉसिल फ्यूल्स. याद आया नहीं? इंसिनरेशन भी इसका कॉज है. समझ आया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, लेड बेस्ड पेंट्स हैं. समझ आया नहीं है? तो ये ओजोन प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास थ्रू द ऑक्सीजन इन द एयर. फोटोकॉपियर मशीन है, इससे ओजोन. तो ओजोन इन द ट्रोपोस्फीयर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस. ऐसा ही है. उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेड बेस्ड पेंट्स हैं, और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द ऑटोमोबाइल्स, इन द पावर प्लांट्स. ठीक है? दीज आर द ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर कॉजिंग द एयर पोल्यूटेंट्स. क्लियर हो गया? लिख लेंगे. तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन? अब ये ओजोन की क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में, तो बताएं जी. इट फिल्टर्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम कमिंग. क्या क्या बताओगे और इसके ओजोन की बेनिफिट्स क्या हैं? ये द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज इन टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फीयर. ओजोन सेव्स अस. ये है. What is the importance of stratospheric ozone? तो ये उसकी ओजोन saves us. Stratospheric ozone saves us from harmful effects of incoming ultraviolet radiation from the sun. When ozone absorbs the energy from the sun, the energy is converted into heat, warming the air. The ozone layer protects the living things on the earth from the dangerous ultraviolet radiations, ठीक है, coming from the sun. समझ आ नहीं है? तो it saves us from the ultraviolet radiations. और जो इसका टॉपिक है उसके अंदर भी मैंने आज आपको बताया. Most of the ultraviolet radiations coming from the sun are filtered and screened by the ozone. Otherwise, sunlight would be much more hazardous for human beings, animals, and plants. ठीक है जी? क्लियर हुआ नहीं? It saves us from the harmful ultraviolet radiations. What is the role of automobile in air pollution? क्या किरदार है इनका? तो एयर पोल्यूटेंट्स के उस ह्यूमन एक्टिविटीज वाले टॉपिक में चले जाओ.
यहाँ से मोस्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ is caused by burning of fossil fuels such as coal, petroleum, and natural gas. Nearly half of the air pollution comes from the cars and other motor vehicles. ये क्या करती हैं? ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीन चीजें इनके एग्जॉस्ट से खारिज होती हैं. अभी भी आपने देख लिया कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को कन्वर्ट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करता है, और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स. और लेड भी याद है, लेडेड पेट्रोल जो था, याद है ना? तो आल्सो लेड ऑक्साइड्स भी इसी से हवा में दाखिल हो रहे हैं. प्रॉब्लम किसी को बर्निंग ऑफ लेडेड पेट्रोल इन द ऑटोमोबाइल्स इज द कॉज ऑफ लेड ऑक्साइड्स इन द एयर. ठीक है, डिफाइन एटमॉस्फेयर कर लेंगे इसकी डेफिनेशन. एक्सप्लेन टेम्परेचर वेरिएशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर हो जाएगी, वो आपको उनके अंदर मिल जाएगी. लिस्ट कंपोनेंट्स ऑफ इसकी हेडिंग है ना, वेरिएशन टेम्परेचर वेरिएशन इन स्ट्रेटोस्फीयर. हेडिंग देखा ना कि टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम जो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें -55 टू -5, याद आया नहीं यार. और फिर आपकी जो ट्रोपोस्फीयर है इसमें फ्रॉम 17 टू -55. टेम्परेचर जो है जमीन के सरफेस पे 7 डिग्री सेल्सियस होता है और ऊपर जाके कितना हो जाता है? -55 डिग्री सेल्सियस. जो ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होगा. क्लियर हुआ? लिस्ट कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर. लिख लोगे कंपोनेंट्स क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर के क्या है, और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखने हैं. अब ट्रोपोस्फीयर में आपके क्लाउड्स भी होते हैं. मैक्सिमम जो मास ऑफ द एटमॉस्फेयर 75% मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फीयर. याद आया नहीं है? तो बादल भी यहाँ बनते हैं, मौसमी तगय्युरात भी यहाँ पे ही आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी यहाँ पे होते हैं. लिख लोगे ना वो. और स्ट्रेटोस्फीयर में इट कंटेन्स द ओजोन. इसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं थोड़े बहुत, बट इट कंटेन्स द ओजोन. क्लियर है? डिस्क्राइब सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स. एयर पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज क्या है? एक नेचुरल है और दूसरे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से. वो लिख लेंगे. पहला क्या करना है? कॉस्ट और माइस, वॉल्केनोज, याद आया नहीं यार? वॉल्केनोज, और उसके बाद फॉरेस्ट फायर्स हैं आपकी, डस्ट स्टॉर्म्स हैं, और कॉल एंड टर्माइट्स थे, और इसके अलावा एक और भी था. वो क्या था? मार्शिस, जैसे मीथेन गैस आपकी हवा में दाखिल होती है. याद है? तो 4 सोर्सेज हमने पीछे देखे थे नेचुरल. और जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हैं आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, लेड बेस्ड पेंट्स हैं, लेडेड पेट्रोल है, आपके बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है. नहीं हो रहा है? अच्छा आगे चलते हैं फिर. तो डिस्क्राइब द एसिड रेन इफेक्ट्स. एसिड रेन की डेफिनेशन करनी है, उसके कॉजेज बताने हैं और फिर उसके इफेक्ट्स भी बताने हैं. लिख लेंगे 4 इफेक्ट्स हैं उसके. अच्छा, उसके बाद जो डिस्क्राइब ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट्स. ओजोन डिप्लीशन की डेफिनेशन करना है, ओजोन होल की डेफिनेशन करनी है, और उसके बाद फिर वो जो नोट मैंने आपको लिखवाया, ओजोन फंक्शन ऑफ ओजोन, ओजोन की डेफिनेशन, उसका फंक्शन समझ आया. और ये तो सारा ओजोन के कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन के बारे में. कंस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन, ये चलता रहता है. अब समझ आया नहीं है? लेकिन यहां से ओजोन होल हो गया, फर्स्ट डिस्कवर्ड. अब यहाँ से उसकी डिप्लीशन शुरू हो गई है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये आपने पहले 4 पॉइंट्स लिख लेने. फिर ये कोई उनकी जो क्लोरीन फ्लो रेडिकल है, फ्री रेडिकल है, उसकी फॉर्मेशन बता के यहाँ से क्लोरीन फ्री रेडिकल किस तरह ओजोन को डिप्लीट कर रहा है. समझ आ नहीं यार? ये लास्ट तक यहाँ तक आपने देना बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन का इसका जवाब. फिर उसके असरात क्या है, क्या उसके इफेक्ट्स हैं ओजोन डिप्लीशन के, क्या इफेक्ट्स हैं ओजोन डिप्लीशन के. इट इज कॉजिंग, इससे क्या होगा, इसके क्या इफेक्ट्स हैं? इट इज कॉजिंग स्किन कैंसर, स्किन बर्न्स. समझ आया नहीं है? अल्ट्रा वेलिडेशन जमीन तक आ रही है, पौधों को नुकसान पहुंचा रही है. दे आर डिस्ट्रॉइंग द एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ ऑन द अर्थ. उसके इफेक्ट्स ये हैं. उससे स्किन कैंसर की बीमारियां, स्किन बर्न्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं. पौधों की जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है, जानवरों की जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है. समझ आया? तो इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन लिख दीजिए. डिस्क्राइब हो गया. डिस्क्राइब ग्लोबल वार्मिंग डेफिनेशन कर लेंगे, और फिर उसके कॉजेज. जब डिस्क्राइब की बात आ रही है तो इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन करनी है और उसके कॉजेज बताने हैं. इफेक्ट्स भी बताना चाहो तो बता दो. डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर. ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर में फर्क है. दोनों की डेफिनेशन का फर्क होगा, दोनों की हाइट्स का फर्क होगा, दोनों की कंपोजिशन का फर्क होगा, दोनों के टेम्परेचर वेरिएशन का फर्क होगा. नहीं समझ आया? कैन यू राइट इट और नॉट? नेक्स्ट, एक्सप्लेन ओजोन फॉर्मेशन. हाँ, अब ओजोन फॉर्मेशन के लिए आपको ये चीज बतानी पड़ेगी. यहां से
ऑन एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन मॉलिक्यूल्स ब्रेक अप टू फॉर्म, समझ आया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिक ऑक्सीजन. एटॉमिक ऑक्सीजन इज वेरी एक्टिव. एटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद रेडियली विद एंड ये यहाँ से आप पहले इसकी डेफिनेशन कर लें, समझ आनी है, और फिर क्या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो स्ट्राइक करती है किसके ऊपर, ओजोन मॉलिक्यूल्स के ऊपर. इस तरह कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होती है. लिख लेंगे ये वहां से शुरू करके यहाँ लास्ट तक. प्रॉब्लम किसी को बोलिए नहीं? तो इसकी नेट इक्वेशन क्या बनती है, ये बनती है. देखें यहाँ पे एटॉमिक ऑक्सीजन पैदा हो रही है, यहाँ से कट जाएगी तो O3 to O2 and will go back. This is the balanced chemical equation. Formation and destruction. फॉर्मेशन की इक्वेशन पहले दे देना और डिस्ट्रक्शन की बाद में दे देना. उसके बाद क्या जी, Why global warming often referred to as greenhouse effect? इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्यों मुराद क्या, ग्लोबल वार्मिंग इज ऑफन रेफर्ड टू एज. तो कहते हैं कि जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है अक्सर औकात से समझा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, रेफर्ड एज कहा जाता है. इसकी क्या वजह, बिकॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. समझ आ नहीं है? तो उसके रीजंस देने आप क्या देंगे इसके जवाब में, क्या लिखेंगे इसके जवाब में? क्या लिखेंगे इसके जवाब में? द हीट कमिंग फ्रॉम द सन दैट इंटर्स, ये सारा ग्रीन हाउस इफेक्ट पे था. यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की मैंने डेफिनेशन बताई थी. ये ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू द अपसेट इन द नेचुरल बैलेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द, यहाँ से ये वजह, ये लिख के यहाँ तक. देयरफॉर क्या, देयरफॉर इट इज कॉल्ड, ये देयरफॉर ग्लोबल वार्मिंग इज ऑफन रेफर्ड टू एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. समझा? उसकी एक्सप्लेनेशन में अगर आप लिखना चाहें तो फिर आप यहां से लिखना शुरू करें. ये ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये इनके बारे में लिखने के बाद फिर यहां से नीचे तक चले जाएं. और ये सवाल नहीं लिखना, यहां तक लिखना. क्लियर हुआ? ये इसके एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा. फिर अगर ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूज, this is not the point, it will give you the effects of global warming. क्लियर हो गया? तो ये आपको इफेक्ट्स बताएगा, 4 इफेक्ट्स हैं उसके. प्रॉब्लम, देयर इज ए साइंटिफिक एविडेंस दैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंट्रीब्यूट टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन. व्हाई? तो ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन के कॉजेज जो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में मैंने बताया, ये आपने इसके जवाब में लिखना. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्रॉम द एरोसोल कैंस, ये लास्ट तक आपने लिखना है इसके अंदर. ठीक है? सल्फर डाइऑक्साइड इज ए कॉमन पोल्यूटेंट फ्रॉम द बर्निंग कोल. ठीक है? स्टेट 2 इफेक्ट्स कॉज्ड बाय दिस पोल्यूटेंट. इसके 2 असरात लिखिए. क्या इसके इफेक्ट्स हैं? तो ये क्या करती है,